नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जमानत से जुड़ी कानूनी समस्याओं की बात यहां पर करने वाले हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हर कोई कई बार आरोपी जो होता है वो कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है, कई बार अंतरिम जमानत की मांग करता है या फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमानत कितनी तरह की होती है, जमानत दिए जाने का प्रावधान क्या है और कब और किन परिस्थितियों में जमानत मिलती है। इसे समझने के लिए जरूरी है जानना। अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत जैसे मामले आते हैं। इस तरह के मामले में थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी थाने में बेल बॉन्ड भरता है और फिर उसे जमानत दी जाती है। गंभीर तरह के कुछ अपराध जैसे लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण आदि गैर जमानती अपराध हैं। इस तरह के मामले में कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत का फैसला लेता है। मामला बेहद गंभीर ही क्यों ना हो, लेकिन समय पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करे तब भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। अगर आरोपी को अंदेशा हो कि अमुक मामले में वो गिरफ्तार हो सकता है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। कोर्ट जब किसी आरोपी को जमानत देती है तो वो उसे पर्सनल बॉन्ड के अलावा जमानती पेश करने के लिए कह सकता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी आपको जानकारी देंगे। राम नरेश जी आपको जमानत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279337। एक और नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279338। इसके अलावा आज जो हम जमानत से जुड़े कानूनी जानकारी को लेकर बात कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इन दो नंबर पर और मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि जमानत क्या होती है, कानूनी परिभाषा क्या कुछ है जमानत की? आरोपी जो पुलिस जांच या पेशी के चलते हुए उसको छोड़ा जाना और साथ ही भविष्य में चलने वाली पेशी में उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करना कोर्ट के द्वारा। कानूनी परिभाषा सीआरपीसी के अंदर जमानत की कोई नहीं है, लेकिन जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो भारत का संविधान आर्टिकल 21 में दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में से जो एक मौलिक अधिकार है, तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसलिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए जमानत की अवधारणा अस्तित्व में आई। जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बहुत से संबंधित है, जो सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्याय प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सर, ये भी बताएं कि जमानत कैसे ली जाती है और इसका प्रोसेस क्या कुछ होता है, क्या कुछ प्रक्रिया इसकी होती है? जमानत एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस में जमानत की प्रक्रिया है कि आप जैसे कोई बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस स्टेशन में एसएचओ के सामने बेल बॉन्ड देने पर उसकी जमानत वहां हो जाती है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर बेलेबल ऑफेंस में जमानत हो जाती है। रही बात नॉन बेलेबल ऑफेंस की, नॉन बेलेबल ऑफेंस में ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत पेश करनी होती है। ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट भी हो सकती है और सेशन कोर्ट भी हो सकती है। अलग अलग अपराध में अलग अलग कोर्ट सुनिश्चित की गई है हमारे सीआरपीसी में।
तो जमानत वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी। जी। जमानत के लिए सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, उसके साथ एफिडेविट होता है, एफआईआर की कॉपी होती है, कारण बताना पड़ता है कि किस लिए जमानत मांग रहे हैं, जो भी अक्यूज है उसकी इन्वॉल्वमेंट क्राइम्स के अंदर जो है या नहीं है वो बताएगा, और इस द्वारा जो कोर्ट देखती है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है या नहीं है, इन सब आधार पर जमानत कोर्ट उनको देती है। जी सर, इसी को और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे कि जमानत देने के क्या कुछ मापदंड है। जमानत देने के मापदंड है, जैसे अगर किसी ने कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि उसने बार बार अपराध कर रखा है, तो उस केस में कोर्ट जमानत नहीं देगी। कोई लेडी है या बच्चा है 16 साल से नीचे कम उम्र का, या कोई ओल्ड एज है, उनको जमानत दे दी जाती है। और दूसरा ये है कि उसमें कि आपके ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, यानी कि किस धारा के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं या उनके ऊपर आरोप है कि फलाना व्यक्ति ने ये काम किया। तो ये सब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, एज, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट, यानी कि उन्होंने पहले अपराध किया है कि नहीं किया है, क्या वो अकेले ब्रेड अर्नर है फैमिली के, या किसी को भी जानबूझकर फंसाया गया होता उनको ह्यूमिलेट करने के लिए, समाज में उनको बदनाम करने के लिए। ये सब पहलुओं को कोर्ट नजर में रखती है और फिर जमानत दी जाती है। जी सर, ये भी समझाएं जमानती अपराध क्या क्या होते हैं। जमानती अपराध होते हैं बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जो छोटे मोटे ऑफेंस जिसमें पुलिस स्टेशन में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर ही उनको जमानत दे दी जाती है। ये शेड्यूल 1 सीआरपीसी में इसमें दिया गया है कि कौन सा अपराध बेलेबल है, कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है। तो बेलेबल नॉन बेलेबल अपराध शेड्यूल 1 के तहत सीआरपीसी में दिए गए हैं। और जमानती अपराध में जमानत तुरंत हो जाती है व्यक्ति की, उसमें हमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की जरूरत नहीं होती है। जी सर, गैर जमानती अपराध क्या क्या है होते हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे। गैर जमानती अपराध होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जिनमें बेल का प्रोविजन नहीं है। जमानती अपराध में बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि उस व्यक्ति का जिसके ऊपर कोई भी आरोप लगाए ये उसका अधिकार है कि उसको जमानत मिले जमानती अपराध में। लेकिन गैर जमानती अपराध में ऐसा नहीं है। गैर जमानती अपराध में जमानत उस अपराधी का एक अधिकार नहीं है। उसके लिए या तो अगर वो ट्रायल मजिस्ट्रेट की ट्रायल में है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष वो बेल लगानी पड़ती है, या अगर ट्रायल सेशन कोर्ट है, यानी सेशन कोर्ट ट्रायल करेगी तो सेशन कोर्ट में उसमें हम बेल लगाएंगे। तो ये गैर जमानती अपराध जैसे मर्डर हुआ, डकैती हुआ, रेप हुआ, वो जो हीनियस क्राइम है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, यानी कि स्टेट राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध हो वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। डकैती के ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 मर्डर है। तो ये सब जो हीनियस ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि चार्जशीट ना होने पर बेल का प्रावधान क्या कुछ होता है। जी, चार्जशीट 167 सीआरपीसी में अगर कोई 10 साल या उससे ऊपर का अपराध है तो उसमें 90 दिन का समय सीमा दी गई है कि पुलिस को वो चार्जशीट 90 डेज में पेश करनी होती है, और उससे कम वाला अपराध है तो उसको 60 डेज का टाइम होता है। अगर उस दौरान पुलिस अथॉरिटी चार्जशीट पेश करने में सक्षम नहीं होती है, उस केस में जमानत का 161 प्रोविजो 1 सब क्लोज 2 के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि अपराधी को डिफॉल्ट बेल, यानी कि जो पुलिस ने गलती की है उसकी वजह से उसको डिफॉल्ट बेल दी जाए। जी सर, रेगुलर बेल के प्रावधान के बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी हाँ, रेगुलर बेल का प्रोविजन सेक्शन 430
7 और 439 CRPC तहत दिया गया है। रेगुलर बेल जैसे कोई भी अक्यूज है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तारी के बाद उसको कोर्ट में पेश करते हैं, तो उस दौरान उसकी रेगुलर जमानत के लिए अप्लाई किया जाता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि इसकी रेगुलर बेल नहीं हो सकती है तो उसको फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। सर, कई और सवाल हैं हमारे मन में, वो भी हम आपसे पूछेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए। राम नरेश यादव जी, सर ये बताइए कि अग्रिम जमानत क्या होती है और किन हालातों में ये ली जाती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गिरफ्तार होने से पहले ली गई जमानत होती है। जब किसी भी व्यक्ति को पहले से ही आभास होता है कि वह किसी मामले में फंसने वाला है, किसी मामले में वह गिरफ्तार हो सकता है, तो वह अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। सीआरपीसी की धारा 438 की में अग्रिम जमानत की बेल की व्यवस्था की गई है। अग्रिम जमानत मिलने पर किसी भी व्यक्ति को संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी सर, अग्रिम जमानत होने पर क्या नियमित जमानत लेने की आवश्यकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है जिसमें सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट, इसमें ये कहा गया कि जब इंटरिम बेल हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके बाद रेगुलर बेल भी दी जाए, क्योंकि इंटरिम बेल कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होती है। ये तब तक होती है जब तक केस की सुनवाई पूरी ना हो जाए, यानी ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाए, तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है उसके बाद रेगुलर बेल लेने की। जी सर, कई तरह की बेल होती हैं, ट्रांजिट बेल क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। ट्रांजिट बेल जैसे कोई अपराध भोपाल में हुआ है और रहने वाला दिल्ली का है या यूपी का है, तो जहां अपराध हुआ है वहां उसे लग रहा है कि ये एक तरह की एंटिसिपेटरी बेल है, यानी हम एंटिसिपेट करते हैं कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है अगर हम उस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन, जैसे हमारे इस उदाहरण में भोपाल में जब क्राइम कमिट उन्होंने कोई एफआईआर की है, तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिट बेल कि अगर मैं वहां जाऊंगा, मुझे अंदेशा है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उस केस में ट्रांजिट बेल की व्यवस्था है। यानी कि लगभग 4 हफ्ते की ट्रांजिट बेल कोर्ट देती है, उसमें आप अपना वहां जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बाद बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, जो भी संभव हो। जी, ये तो यहाँ पर ट्रांजिट बेल को लेकर चर्चा हुई। सर ये भी बताइए कि सर धारा 307 में जमानत कैसे मिलती है? धारा 307 एक ग्रीवियस ऑफेंस है। ग्रीवियस ऑफेंस में बेल मिलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर अपराधी ये प्रूव करने में सक्षम हो जाए कि उसने अपराध नहीं किया है बल्कि उसको बेवजह फंसाया गया है, तो उस केस में अपराध मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ये सेशन कोर्ट में अप्लाई करनी होती है बेल, और अगर वहां बेल नहीं मिलती तो फिर हाई कोर्ट में हम इस बेल को अप्लाई करते हैं, ये प्रोविजन है। तो 307 में बेल मिलने पे कई जो बिंदु कंसिडर किए जाते हैं, जैसे उसका ये पहला अपराध हो या उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, और लेंथ ऑफ अंडरगोन, यानी कि कितना समय उसने कारावास में गुजार लिया है, ये सब जो हमारी कोर्ट है इन सभी बिंदुओं पर नजर रखती है और फिर जमानत देती है। जी सर, कई सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए। सर ये भी बताइए कि न्यायालयों द्वारा जमानत कब अस्वीकार की जा सकती है? जमानत कई बिंदु होते हैं जिन पर अस्वीकार होती है। जैसे जमानत देने पे कई बार क्या होता है कि अक्यूज थ्रेट करता है विटनेसेस को, तो उस पर भी अगर एप्लीकेशन लगाए तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। दूसरा, हाँ लगता है कोर्ट को कि अगर इसको बेल दी गई अपराधी को, तो ये वहां जाके टेम्परिंग करेगा एविडेंस की, यानी कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, विटनेसेस को धमकाएगा, या उन्हें लगता है कि ये भाग सकता है, विदेश भी जा सकता है, देश में भी कहीं छिप सकता है। ऐसे कई कारण होते हैं, सैकड़ों कारण है जिनकी वजह से कोर्ट जमानत अस्वीकार कर सकती है। कोर्ट के पास बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है जमानत को रिजेक्ट करने के लिए। जी
सर कई और चीजें हैं जो आपसे समझना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी आसानी से इसको समझ सकें। सर पेरोल और फरलो में क्या कुछ फर्क होता है, जरा इसको भी विस्तार से बताइए। पैरोल कम अवधि की जो पैरोल और फरलो दोनों ही जो कन्विक्टेड अपराधी हैं उनको दी जाती है, यानी कि जिनको सजा मिल चुकी है। अब फरलो पैरोल उनको मिलती है जिन्होंने बहुत ही कम सजा काटी हो, 1 साल 2 साल या 6 महीने की, उनको पैरोल की व्यवस्था है। फरलो जैसे कोई काफी टाइम तक जेल के अंदर रह रहा है तो उसको फरलो का प्रोविजन है। मैक्सिमम 14 दिन की होती है फरलो। पैरोल की कोई टाइम लिमिट नहीं है और पैरोल के एक विशेष कारण होते हैं जिससे पैरोल दी जाती है। फरलो का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होता है। इनका मकसद ये होता है पैरोल का भी और फरलो का, ताकि जो भी कैदी है उसका जुड़ाव खत्म हो जाता है समाज से। तो इसका मकसद ये होता है कि वो अपने समाज के बीच में जाए, परिवार के बीच में जाए। तो जो वो कनेक्शन मिस कर दिया है उन्होंने, उनसे काफी टाइम से दूर हैं, तो उनसे वो जुड़े, समाज से जुड़े और उन्हें सुधरने का एक मौका भी दिया जाता है। पैरोल और फरलो उन्हीं अपराधियों को दिया जाता है जब डिविजनल कमिश्नर देता है पैरोल, और फरलो डीआईजी और आईजी की जुरिस्डिक्शन होती है देने की। तो वो उन्हीं को दी जाती है जिनमें ये लगे कि ये इसका मिसयूज ना करे, यानी कि अगर वो भाग गए वहां से तो ऐसे अपराधी को नहीं देते। और जो कई ऑफेंस में वहां है, गिरफ्तार हो रखे हैं, जो कन्विक्ट हो रखे हैं, उनको भी पैरोल फरलो नहीं मिलती है। ये उनके गुड कंडक्ट, उनका आचरण, ये बहुत सी चीजें देखते हुए उनको पैरोल या फरलो मिलती है। ठीक है सर, पैरोल और फरलो के बारे में बहुत से लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इनका फर्क क्या होता है शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। वो जानकारी आपने दी, इसके साथ ही जमानत से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।